हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। ये जो हमारा वीडियो का आएगा पार्ट सेट नंबर 2 का पार्ट 4 आएगा। पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 के नाम से को मैंने सारे एमसी क्वेश्चंस हो गया, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हो गए और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज की इस क्लास के नाम से को मैं 4 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले सारे सारे आज की ये फाइनल हमारा आएगा। ठीक है, फाइनल पार्ट है, इससे आगे पार्ट नहीं बढ़ेगा। तो 4 5 अपने 4 नंबर वाले 5 नंबर वाले दोनों ही क्वेश्चन को आपको मैं आज आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ये आपको ये पता है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीबीएसई वालों ने प्रोवाइड करा है, जिससे कि आप स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि आपका बोर्ड का एग्जाम कैसा आएगा, प्लस में बोर्ड का एग्जाम कैसा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्लस में ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वह सारे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। मैंने खुद से ट्राई करके देखे, खुद से सारे सारा देखा आएगा पूरे क्वेश्चन पेपर को, सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट को शुरू से एंड तक इस वाली वीडियो को जरूर देखना, क्लास में बने रहना, पूरा फोकस होकर के रहना। ठीक है, उससे पहले के सारे सारे जितने भी पार्ट 1 पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 1 2 3 तीनों पार्ट्स को देख लेना। ये पार्ट नंबर 4 रहेगा। इसको पार्ट नंबर 4 को देखने के बाद अब तीनों पार्ट को देख लेना, अपने क्वेश्चन पेपर की तैयारी, अपने जो प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लेना। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ के आए हो ना, अभी तो 2 3 अपने 2 महीने जो मिला कुछ नहीं पढ़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए मैं टोटल 3 सेट पेपर्स आपको मैं करा रहा हूँ। 3 सेट पेपर कर लो सिर्फ और सिर्फ। आपको मैं बोलता हूँ 90 3 सेट पेपर में से 95% ना मेरे 3 क्वेश्चन पेपर में से ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इसी की प्रैक्टिस कर लो। 70 में से 70 मार्क्स आसपास में ना पहुंचा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो सभी के सभी तीनों क्वेश्चन पेपर की वीडियो देख लेना। क्वेश्चन पेपर 1 की वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से जाकर के देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट को 2 काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाले वीडियो को लाइक करना होता है। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को बना के देते रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और आपसे स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इससे आपको पीडीएफ जितनी भी क्लासेस लेते हैं उसके पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड कराते रहता हूँ। और ज्वाइन करके ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ टाइप जरूर कर देना। ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, इससे पहले के जितने क्वेश्चन थे हमारे 3 मार्क्स वाले सारे, एक सेकंड, 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है, खंड हमारे जो फोर्थ घा खंड हमारा घा स्टार्ट होता है। इसमें सारे सारे क्वेश्चन आपके पहले तो हैंगे सारे 5 मार्क्स, 5 नहीं 4 मार्क्स वाले हैं। 4 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हैं आपके, तो उनको कंप्लीट करके फिर 5 मार्क्स वाले को भी आज की इस क्लास में फाइनल क्लास है, कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देख रहे हो आपसे स्टूडेंट 31 क्वेश्चन है। एक क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 11 टीमें भाग ले रही हैं। ठीक है, इसमें 11 टीमें भाग ली जा रही हैं। तो पहले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले ही जो आपको ये दिख रहा है, पिक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका। ठीक है, फिक्सचर जो आपका आएगा ये कौन सा आएगा, लीग टूर्नामेंट का है, नॉकआउट का आएगा या कॉम्बिनेशन का है, कौन से टूर्नामेंट का आपको ये दिखाई दे रहा है, पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो आपको मैं बता दूं ये नॉकआउट टूर्नामेंट का पिक्चर है। क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, नॉक आ, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट का है ये। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला हमारे क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, देखो पहले मैं आपको बता दूं ना, जैसे कि देखो आपको पता होगा, एक चीज आपको पता होगा कि सभी खंड में से, पहले तो ये तो मैंने बता दिया था, जैसे कि सभी खंड में से एक बार बता ही देता हूँ, फिर से देख लो, सुन लो। सभी खंड में से आपको, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, 31 से लेकर 33 तक आपके, इसमें सभी के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इससे जो आपका नेक्स्ट खंड है आपका 34 से लेकर 37 तक में, उसमें सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन है आपके, 4 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन करने हैं। वैसे 3 मार्क्स वाले में से आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। 2 मार्क्स वाले में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो इस सब चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी 5 आपको बेस्ट जो याद हो, ठीक है, उन्हीं को करना। और लास्ट 5 वाले में से आपको 3 बेस्ट को याद करना। ठीक है, 3 बेस्ट ही करना जिसके आंसर आपको अच्छी तरह से याद हो। ठीक है, तो इसके आपको ऑप्शन मिल गया, क्वेश्चन का ऑप्शन मिल गया, जिससे कि आप स्टूडेंट के मार्क्स जानते हो ना हाई लेवल के आएंगे, बट्टे में से बट्टे मार्क्स आएंगे। ठीक है, एक चीज तो मैं ये कह रहा था, एक और चीज क्या कह रहा था मैं, एक और चीज क्या कह रहा था, छोड़ो छोड़ो, याद आएगा बता दूंगा। तो पहला हमारे यहाँ पे, और हाँ याद आ गया। ठीक है, अब देखो पहले ना आपसे ना पूछा जाता था ना, सीधे क्वेश्चन में बोल दिया जाता था, आपका ना नॉकआउट, देखो नॉकआउट टूर्नामेंट का, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, 11 टीमें हैं, तो हमारे का नॉकआउट, देखो टीमों की संख्या, आप पहले क्वेश्चन आपको पता है किस प्रकार से आता था, इस प्रकार से आता था, 11 टीमों की संख्या है और नॉकआउट टूर्नामेंट है आपका। ठीक है, इसमें बोल दिया जाता है आपको पिक्चर तैयार करो। क्या बोल दिया जाता था, आपका पिक्चर तैयार करो। इसमें आपको ना पिक्चर पहले से दिया गया है।
अब क्वेश्चन का थोड़ा सा बदल दिया गया, आपको पिक्चर बना के दे दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले आपको पूरा पहले आपको निकालते हैं, बाई की संख्या निकालते हैं, राउंड की संख्या निकालते हैं, मैचों की संख्या निकालते हैं, ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या निकालते हैं, निचले अर्ध में टीमों की संख्या निकालते हैं, फिर जाके पिक्चर बनाते हैं, फिर आपको 4 या 5 मार्क्स फिक्स आपका होता। अब थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। पिछले साल भी ऐसे ही आया था सेम। तो क्वेश्चन पे बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आएगा, इस स्थिति में तीसरा राउंड डैश कहलाएगा। इस स्थिति में तीसरा राउंड क्या कहलाता है हमारे को बताना है, ठीक है। तीसरा राउंड क्या कहलाता है, सेमीफाइनल, फाइनल या क्वार्टर फाइनल या प्री क्वार्टर फाइनल, बताओ। देखो आपको मैं बता दूं, देखो सबसे पहला जो राउंड होता है ना, राउंड 1 होता है, ठीक है। राउंड 1 को हम प्री क्वार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री क्वार्टर कहते हैं। सिर्फ क्वार्टर फाइनल को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर फाइनल को हम कहते हैं दूसरा राउंड, सेमीफाइनल को हम तीसरा राउंड कहते हैं, और फाइनल को हम क्या कहते हैं? चौथा राउंड कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये याद करके रख लेना। प्री क्वार्टर फाइनल को हम क्या कहते हैं? पहला राउंड, क्वार्टर फाइनल को दूसरा राउंड, सेमीफाइनल को तीसरा राउंड, और फाइनल को हम चौथा राउंड कहते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है तीसरा राउंड, तो तीसरा राउंड क्या कहेंगे? हम सेमीफाइनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है हमारे को बताओ। ये पहला तो नॉकआउट टूर्नामेंट है, तो नॉकआउट के अंदर में कौन सा मैचों की संख्या कैसे निकालते हैं? नॉकआउट के अंदर में हम क्या कहते हैं? n-1 कहते हैं, ठीक है। n-1 कहते हैं, मतलब कि n क्या होता है? यहाँ पर टीमों की संख्या होता है, 11 टीमों की संख्या, उसमें से एक घटा देंगे तो हमारा मैच कितना आ जाएगा? हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और आपका जैसे कि ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, अब आपका लीग होता, लीग टूर्नामेंट होता, तो फिर इसका लीग जो आपका लीग टूर्नामेंट होता आपका, तो उसमें इसका मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला पहले वाला आपको होता, ये वाला, इसको ऐसे लिखते हैं, एन ब्रैकेट ओपन n-1 और बटे में 2। तो लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, पहले राउंड में कुल मैचों की संख्या क्या है? पहले राउंड में कुल मैचों की संख्या क्या है बताना है हमारे को, ठीक है। पहले राउंड में मैचों की संख्या, कितना मैच खेला जाएगा, टोटली ये बोला जा रहा है। अब समझना, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में जो है ना, मेरे हिसाब से ना ऑप्शन गलत दे रखे हैं, या तो मैं गलत होऊंगा या तो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। मुझे जहां तक याद है तो मैं तो बिल्कुल सही हूँ। देखो जैसे कि हमारे को, आप लोग देख रहे हो 11 टीम है, तो बाई कितना दिया गया है? बाई की संख्या निकालने के हम क्या कहते हैं? 2 की घात, 2 की घात अगले 2 की अगली घात। तो 11 में से 2 की घात मतलब 2 की पावर कौन सा आएगा? 16 आएगा। 16 में से 11 घटाओगे, आपको बाई की संख्या कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो हमारा 5 आ गया बाई की संख्या, तो 5 देख लो, 5 टोटल की टीम कितना है? 11 टीम है, और सभी को 5 बाई दे दिया गया। एक बाई इधर है, 2 बाई इधर, 3 4 5, 5 बाई दे चुके हैं। और हमें पता है कि जिसको बाय पहले में दे दिया जाता है, वह पहले राउंड के अंदर में नहीं खेलता। तो पहले राउंड में तीसरा चौथा खेल ले, एक टीम इधर हो गया, एक टीम इधर हो गया, और एक टीम इधर हो गया। तो पहले कितने टीम में खेले? एक टीम ये खेले, एक टीम ये खेले, एक टीम ये खेले, 3 ही टीम खेलने हैं आपके। कितने टीम खेले? 3 ही टीम खेले पहले राउंड के अंदर में, ठीक है। तो अब देखो, इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है? पहले राउंड में कुल मैचों की संख्या कितना है? 8 7 15 10। हमने तो निकाल के लाया 3, यहाँ पे 8 7 15 10 दिया गया है। तो अब बताओ कैसे होगा ये, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन कुछ ना कुछ तो गलती है, ठीक है। ऑप्शन कुछ ना कुछ तो गलती है, हमारा 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाई की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की, देखे अगली शक्ति 2 की और माइनस n, ठीक है। अगली 2 की शक्ति, 2 की शक्ति का मतलब कि देखो, हम 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है? 4 आता है, ठीक है। अब आपका क्या करना है? 4 का फिर 2 की शक्ति बात करना है हमारे को, 3 करोगे, और 2 को हम 3 को पावर बढ़ाएंगे इसका, 2 को 3 का पावर बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 2 4 4 दूनी 8, ठीक है। और ये हो गया, तो ये हमारा 8 आएगा, ठीक है। 2 4 हमारा 4 आ गया, 2 4 8 हो गया, फिर इसके बाद में क्या आता है? 16 आएगा। तो अगर मैं 2 की पावर 4 कर दूं, ठीक है, अगर मैं 2 की पावर क्या कर दूं? 2 की शक्ति, तो 2 की पावर में 4 को, तो मैं अगला क्या आएगा? 16 आएगा। तो 2 4 8 पावर कौन कौन सा? 2 4 8 आपका पावर, 2 4 8 16 पावर आपका होता है। तो टीमों की संख्या हम हमारे को बाई की संख्या निकालते हैं, 2 की अगली घात, तो हमारे कितना आएगा? 2 की अगली घात, वो भी किसका? हमारे जो टीम की संख्या 11 दे रखा है, उसकी अगली घात हम देखेंगे, ठीक है। बाई की संख्या क्या इसकी? टीमों से निकालते हैं, ठीक है। तो 2 से देखो, हम क्या करते हैं ना, 11 जो टीमों की संख्या है, उससे 11 से नीचे का हम नहीं ले सकते कभी भी। 11 से हम 2 की पावर हम नहीं ले सकते कभी भी, ठीक है। 8 है तो 8 को हम नहीं लेंगे, या तो 11 के बराबर हो जाए, या तो 11 से ज्यादा। तो 11 से ज्यादा क्या है? 16 है, ठीक है। 2 की पावर, 2 की 4 की पावर, 2 की 4 की पावर आपका 16 है, तो हम 16 लेंगे। 16 में से हम क्या घटा देंगे? 11 को घटाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? बाई 5 आ जाएगा। तो अगली, ठीक है, अगली शक्ति 2 माइनस n, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, हम इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। देखो, स्कूलों में वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के लिए अर्जुन साई शिक्षा शिक्षक, ठीक है, शिक्षक ने 12 टीमों की
इंटर हाउस प्रतियोगिता आयोजित की है। ठीक है, इंटर हाउस मतलब स्कूल के अंदर में ही करवाया जा रहा है। 12 टीम है इसके अंदर में और स्कूल के अंदर में प्रतियोगिता आयोजित कराया गया है। ठीक है, अगला देखो, स्कूल के पास ये टूर्नामेंट 3 दिन में समाप्त करने का समय है। ठीक है, 3 दिन में समाप्त, मतलब जल्दी समाप्त करना है आपको। ठीक है, तो आप समिति का हिस्सा है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमारे को देना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, हम समिति के हिस्सा है। समिति के हिस्सा कैसे होगा, हम तो क्वेश्चन के हिस्सा है ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस टूर्नामेंट के आयोजन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी, बताओ। नॉकआउट से कराया जाए, इसे लीग टूर्नामेंट से कराया जाए, राउंड रोबिन, या संयोजन से, कौन से टूर्नामेंट से कराया जाए जिससे कि ना हमारे जल्दी से कंप्लीट, मतलब कि टूर्नामेंट बढ़िया तरीके से हो जाए। तो इसका राइट आंसर आपका है ए, नॉकआउट, क्योंकि आपके पास क्या है का दिन समय है। ठीक है, दिन क्या है आपके पास में, कम है, 3 दिन ही है। ठीक है, तो 3 और 12 टीमें हैं। ठीक है, तो आपको बढ़िया, जैसे कि कम समय, जब कभी कभी भी आपके सामने में कम समय आ जाए, ठीक है, तो नॉकआउट को चुनना। नॉकआउट में क्या होता है ना, जो टीम है ना, मतलब कि मान चलो आपस में 2 टीम खेलेगी और जो भी टीम हार जाएगी टूर्नामेंट से ना बाहर हो जाता है। तो इससे ना क्या होता है ना, इससे ना आपका समय भी इससे बचता है। ठीक है, अब लीग में क्या होता है, सभी की सभी टीम ना एक बार एक दूसरे के साथ में जरूर खेलेगी। अब एक बार खेलने के चक्कर में पता क्या होता है, टाइम तो लगेगा, फिर सभी के सभी एक साथ में खेलेंगे तो सभी के सभी, इसमें एक बार खेल लेंगे तो फिर तो बाहर ही निकल जाते हैं। इसमें सभी टीम एक दूसरे के साथ में बार बार नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो नॉकआउट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, नॉकआउट टूर्नामेंट को डैश भी कहा जाता है, एलिमिनेशन भी कहा जाता है। एलिमिनेशन क्यों कहा जाता है, इसमें से जो भी टीम हार जाता है वह बाहर निकल जाता है टूर्नामेंट से, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, यदि 12 टीमें भाग ले रही हैं तो बाई की संख्या क्या होगी। 12 टीमें भाग ले रही है तो हमारे को बाई की संख्या बताना है, बताओ बाई की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो हमारे को पता है, अभी हमने सीख के क्या आए थे हम, दो की अगली, ठीक है, दो की अगली पावर। ठीक है, तो दो की हम दो का 4 का पावर बढ़ाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 16 आएगा। 16, तो 16 में से हम क्या घटाएंगे, 12 को घटाएंगे में कितना आ गया, 4, तो पावर बाई के निकल के आ गया 4। अगला देखो, लीग टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। मैंने बोला था ना, लीग टूर्नामेंट का आपका कहने क्वेश्चन आएगा, अभी तो यहाँ पर आ गया, प्लस में आपका जो आप प्री बोर्ड दोगे या बोर्ड का एग्जाम दोगे टूर्नामेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद करके रख लो। ठीक है, तो लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने के लिए मैं बताया था ए, ये वाला आएगा, एन ब्रैकेट ओपन एन मैच 1 और बटे में 2, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स में बता देना, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 32 है। देखो, एक एक अंतर विद्यालय क्रिकेट मैच के दौरान, ठीक, एक अंतर मतलब कि विद्यालय के में क्रिकेट मैच हो रहा है और एक खिलाड़ी की भुजा पर तेज गेंद लगने से, पहले थोड़ा साफ कर दूं। ठीक है, तो एक खिलाड़ी के भुजा पर तेज गेंद लगने से सूजन और लालिमा हो जाता है, हो गई। ठीक है, गेंद गेंद लग गया, सूजन हो गया और लालिमा आने लग गया वहां पर। ठीक है, और सॉरी, वहीं एक अन्य खिलाड़ी विकेटों के बीच दौड़ते समय, ठीक है, रन लेते समय अपना टखना मोड़ बैठा। ठीक है, टखना, टखना का यहाँ पे क्या होगा, या तो पैर होगा, जैसे कि पैर के आसपास का होगा, या तो घुटना होगा। ठीक है, मोड़ बैठा और दर्द व चलने में कठिनाई महसूस की। ठीक है, जो संभवतः मोच का, टखना का मतलब पैर ही, पैर जो होता है ना, पैर ही मोड़ पड़ा, उसने पैर मुड़ गया, तो मोच का संकेत है और तत्काल प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है उसको, दोनों को, एक को हाथ पे चोट लग गया, एक को पैर पे चोट लग गया। ठीक है, पैर पैर हो गया, मतलब कि पैरों के उंगली के पास में। ठीक है, समझ रहे हो आप, तो यहाँ पर चोट लग गया। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला आपका है, भुजा पर सूजन का कारण क्या है। भुजा मतलब हाथ पर सूजन का कारण क्या है। इसका राइट आंसर आपका है बी, अतिरिक्त रक्तस्राव। ठीक है, अतिरिक्त रक्तस्राव हो गया, जैसे कि, एक सेकंड रुकना जरा, लैपटॉप को पहले चार्ज में लगा दूं। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर अगर अत्यधिक रक्तस्राव होता है, पहले मैं आपको ना पिक्चर दिखा देता हूँ कैसे हो जाता है। ठीक है, अपना भुजा पर देखा, हाथ पे क्या लगा, गेंद लगा, एग्जाम्पल है एक तरह से। ठीक है, ये वाला हाथ पे लगा, गेंद लगा, तो इससे पता क्या होता है, अंदर में जो रहता है, अंदर की जो मांसपेशी होती है ना, रक्त वाली मांसपेशी, वह फट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लाल 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 होने लग जाता है, और बाद में किसी किसी का तो काला भी हो जाता है ये पूरा हिस्सा। ठीक है, ये हो गया, प्लस में यहाँ पर सूजन भी आ जाता है, तो इस प्रकार से आपका चित्र आपका होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब उसका हमारे को आंसर देखते हैं। देखो, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा, ये पहला है ना। ठीक है, ये पहला है।
तो अतिरिक्त रक्तस्राव जब किसी खिलाड़ी की भुजा पर क्या कर रहे हो, भुजा पर, ठीक है, मेरा हाथ पर तेज गेंद लगती है, ठीक है, तेज गेंद लग गया तो प्रभाव से त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिका जो होती है छोटी वाली, तो फट सकती है, जिससे कि अतिरिक्त रक्तस्राव, मतलब कि वहां पर खून जैसा जमा हो जाता है, होता है। यह रक्त आसपास के ऊतकों में जमा हो जाता है, जिससे कि सूजन और लालिमा हो जाता है। ठीक है, तो बस यही कारण अति रक्तस्राव। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोच लगने मोच आने पर प्राथमिक उपचार क्या है? मोच आ गया आपका, तो ए इसका राइट आंसर है, बर्फ लगाना और पैर ऊपर रखना। ठीक है, पैर को लगाना। देखो हर एक उपचार के अंदर बर्फ तो आपका काम देता ही देता, हर एक उपचार, कैसा भी उपचार क्यों ना हो, जो इसको याद करके रख लो, बर्फ आप में हर एक उपचार के अंदर में काम देगा आपका। पैर को ऊपर पैर को ऊपर उठा के रखना, तो मैच आ गया, पैर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो पैर को ना सही से जैसे कि मान चलो कोई इसका कोई सहायक, जैसे कि सपोर्टर का यूज करके इसको पैर को हमारे सिर ऊपर की ओर रखना। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नियमित कूल डाउन व्यायाम करने से डैश में मदद मिलती है। कूल डाउन, जो कूल डाउन का मतलब होता है एकदम मन को शांति करना। ठीक है, तो वह किस में विधि करता है बताओ? चक्कर आना रोका जा सकता है, या मांसपेशी तेजी से बनती है, या लचीलापन कम होता है, कम तो नहीं होता, थकान बढ़ती है, ये भी नहीं हो सकता, मांसपेशी तेजी से बढ़ती है, कूल डाउन। तो ए इसका राइट आंसर है, चक्कर आना रोका जा सकता है कूल डाउन करके हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट इसका चौथा वाला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से क्या खेल चोट का कारण नहीं है? इसमें से क्या खेल जो चोट का कारण नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा खेल है जिसके अंदर में चोट नहीं लगेगा? ठीक है, अत्यधिक प्रशिक्षण। प्रशिक्षण करते जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें चोट लगना अनिवार्य है, वो तो मतलब कि अनिवार्य क्या है, लगेगा ही लगेगा, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। ठीक है, तो ये तो है। वार्म अप की कमी, अगर आप वार्म अप नहीं करते, मैंने आपको जैसे कि पार्ट 2 या पार्ट 3 के मैं आपको बताया था, अगर आप एक्सरसाइज जिम जाते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो सबसे पहले प्रॉपर वार्म अप करने की जरूरत है, मतलब कि शरीर को गर्म करने की जरूरत है। ठीक है, वार्म अप के अंदर आप रनिंग कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा कूद सकते हो, हाथ पैर को हिला सकते हो। ठीक है, तो ये सब करना होता है अधिकतर, तो रनिंग कर लो थोड़ा सा, शरीर पूरा गर्माहट आ जाता है। तो वार्म अप की कमी, इसके कारण चोट बन जाता है, तो 20 का है, 20 भी है, कारण है। नेक्स्ट देखो चौथा, असमान सतह पर खेलना। असमान सतह मतलब ऊबड़ खाबड़ वाली सतह पे आप खेलोगे तो वहां पर आपको चोट लगने की संभावना है ही है। ठीक है, प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, गिरोगे तो घुटना फूटेगा, हाथ में चोट लग जाएगा, कहीं भी चोट लगती है, ये भी है। नेक्स्ट आपका है, इसका राइट आंसर आपका सी है, पर्याप्त विश्राम। विश्राम करने से आपको क्या आएगा, पर्याप्त विश्राम होता है, आपने पर्याप्त पर्याप्त विश्राम कर लिया, जितना आपको रेस्ट लेना चाहिए था आपने ले लिया, तो आपको इसके बाद में जो देखो विश्राम, पहली बात तो जो रेस्ट होता है क्यों लेते हैं हम, ताकि हमारे जितने भी चोट वोट लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो हमारा ठीक हो सके, तो ये तो चोट का कारण है ही नहीं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। ठीक है, 33, अनुकूलित खेलों में वर्गीकरण का उद्देश्य खिलाड़ियों को उनकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के आधार पर समूह में बांटना होता है। ठीक है, अनुकूलित खेलों में, ठीक है, खेलों में वर्गीकरण का उद्देश्य क्या, अनुकूली, मतलब कि जिसका जो उनसा भी बच्चा है, ठीक है, कोई भी बच्चा है, उसकी क्षमताओं को देखा जाता है, फिर उस क्षमता के अनुसार ही आपका इसको किस खेल में रखना चाहिए, किस खेल में नहीं रखना चाहिए, उसको रख दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा खिलाड़ियों को उनकी शारीरिक हो गया, बौद्धिक क्षमता के आधार पर समूह में बांटना होता है, ताकि प्रतियोगिता समान स्तर पर हो। ठीक है, तो प्रतियोगिता आप तो समझ रहे होगे कि आपने मान के चलो किसी को पैर पे चोट लगा है, ठीक है, अब मैं इसको रख दूं कि अब मैं किसी को अपना मान के चलो पैर पे किसी को चोट लगा है, ठीक है, और उसको मैं ना उस वाले बच्चे को ना, जहां पर ना पैर की जरूरत पड़ता है, जिस प्रतियोगिता में पैर की जरूरत पड़ता है उसको मैं रख दूं, ठीक है, तो गलत होगा ना, क्योंकि वो खेल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो गलत हो गया, तो उसको उसकी क्षमताओं के अनुसार, ठीक है, उनके सारे को गया बौद्धिक क्षमता के अनुसार उनको सही खेल में रखना, समूह में उनको रख देना। ठीक है, तो ताकि प्रतियोगिता समान स्तर पर हो, यह प्रणाली निष्पक्षता, समान अवसर और समावेशन को बढ़ावा देती है। समावेशन का मतलब है आपको सभी को खेल में भागीदारी देना, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के सभी को खेल में जोड़ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, वर्गीकरण का मुख्य, हम वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं, हम आगे बच्चों को शारीरिक आधार पर, बौद्धिक आधार पर, बौद्धिक मतलब मानसिक आधार पर हम क्यों बांट रहे हैं, ताकि हमारा 20 का राइट आंसर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिवाइजिंग। ठीक है, डिविजिंग, ठीक है, डिविजनिंग का प्रयोग सामान्यतः डैश में किया जाता है। डिविजनिंग का उपयोग किस में किया जाता है हमारे को बताना है। ठीक है, डिविजनिंग का उपयोग किस में किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर है इसका स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर डिविजनिंग का उपयोग किया जाता है। डिविजनिंग है क्या आपको मैं समझा देता हूँ।
देखो डिविजनिंग का अर्थ होता है आपका, डिविजनिंग प्रक्रिया का प्रयोग आमतौर पर स्पेशल ओलंपिक्स में एथलीटों को उनकी क्षमताओं के आधार पर समूहित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर में एथलीटों को उनकी क्षमताओं के आधार पर, ठीक है, और स्पेशल ओलंपिक्स किन बच्चों के लिए होता है, वह जो भी मानसिक आधार पर, ठीक है, मानसिक बौद्धिक, मानसिक बोल सकते हो या आप बौद्धिक बोल सकते हो, ठीक है, बौद्धिक आधार पर क्या है, वह असक्षम है, असक्षम है, उन स्टूडेंट के लिए आपका स्पेशल ओलंपिक्स होता है और ये हर साल कराया जाता है, ठीक है, पैरा ओलंपिक्स से छोटा होता है। ठीक, तो उनको एथलीटों को उनकी क्षमताओं के आधार पर समूहित करना, मतलब कि अलग ग्रुप में रखना, जिसके पास ज्यादा जो ज्यादा अच्छे हैं तो थोड़ा सा उससे कम रहेगा, ठीक है, इसका डिविजनिंग का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, फंक्शनल वर्गीकरण निम्न में से डैश का हिस्सा है। फंक्शनल वर्गीकरण जो होता है किसका हिस्सा है? ए इसका राइट आंसर है, पैरालंपिक खेल का हिस्सा है। कैसे है, अब आके समझा देता हूँ थोड़ा। देखो फंक्शनल वर्गीकरण में क्या होता है, ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन पैरालंपिक आंदोलन की आधारशिला है, ठीक है। अब फंक्शनल वर्गीकरण क्या है आपका, पैरालंपिक का आधारशिला, आधार मतलब कि बेस पॉइंट है बिल्कुल ही, ठीक है, जिसका उपयोग यह है निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कौन से एथलीट प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हैं और उन्हें कैसे समूहित किया जाए, ठीक है, कौन से एथलीट जो होता है प्रतिस्पर्धा मतलब कि कंपटीशन करने के योग्य हैं, ठीक है, और उन्हें कैसे समूहित किया जाए, ठीक है। अब पैरा ओलंपिक के लिए आप लोग जानते होंगे, इसमें जितने भी विकलांग हैं, जितने भी जो भी विकलांग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, ठीक है, हाथ से हो, कान से हो, नाक से हो, मौखिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, किसी भी प्रकार का विकलांग, किसी भी प्रकार का विकलांगता, ठीक है, उसमें उनके लिए खेल होता है पैरा ओलंपिक, हर 4 वर्ष में हर साल होता है। तो ये क्या करता है, फंक्शनल वर्ष में वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि कौन सा व्यक्ति किसमें क्या विकलांगता है, उसकी क्या उसके अंदर में क्या क्षमता है को देख करके अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है। इसमें भी वही होता है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, मैक्सिमम एफर्ट रूल डैश से संबंधित है। मैक्सिमम एफर्ट रूल किससे संबंधित है हमारे को बताना है, ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स, प्राचीन ओलंपिक्स, एशियाई स्कूटर, ठीक है, स्कूल मीटर्स। तो इसका देखो क्या है, पहले समझ लो, ये आपका जो हैगा स्पेशल ओलंपिक से संबंधित में है, ठीक है, और मैक्सिमम एफर्ट रूल, मैक्सिमम एफर्ट इंग्लिश में आप तो समझ रहे होगे, तो एफर्ट ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, ठीक है, अधिकतम, मैक्सिमम जितना अधिक प्रयास करना, ठीक है, अधिक से अधिक प्रयास करना भी स्पेशल ओलंपिक्स से संबंधित एक नियम है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। अब ये देखो मैक्सिमम एक्सपर्ट किया जाता है, इसमें क्या होता है, ठीक है, ये स्पेशल ओलंपिक से जुड़ा हुआ है, एक संबंधित एक नियम है जिसका उद्देश्य क्या होता है आपका, मैक्स निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना होता है। मतलब कि ये क्या करता है, खिलाड़ियों को बोलता है अधिक से, मतलब कि इसको अधिक से अधिक वह क्या करो, मतलब कि उनको ना जैसे कि उनको बोलते हैं, बोला जाता है कि आप ना अधिक से अधिक ना प्रयास करो। एफर्ट का मतलब क्या, प्रयास करो, हिंदी में क्या बोलता है, प्रयास बोलते हैं, तो अधिक से अधिक प्रयास करो आप, ठीक है, जिससे कि वह बढ़िया बन जाए, सक्षम बन जाए, अच्छे बन जाए, उनके क्षमता आ जाए, एबिलिटी आ जाए, ठीक है। तो इन सब पे मतलब कि उनके खिलाड़ियों को पर ध्यान देते हैं। तो हमारा ए ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा जो अब हमारा खंड हमारा घा तक कंप्लीट हो गया है। 4 मार्क्स वाले सारे सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हमारा जो खंड, हमारा नेक्स्ट खंड स्टार्ट होने जा रहा है, वह क्या है, हमारा हरा है, ठीक है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारा खंड जो 40 क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। देखो पहला हमारा क्वेश्चन आएगा, पूछा जा रहा है, खंड द है, ठीक है। रिया एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी कंपनी के वार्षिक समारोह से पहले पहले तेजी से वजन घटाने के, ठीक है, घटाने के लिए केवल तरल आहार अपनाती है, तरल आहार अपनाती है, मतलब कि खाली सिर्फ और सिर्फ तरल ही खाती है। और जिसके और उनके स्वास्थ्य कोच के रूप में, ऐसे हम क्या स्वास्थ्य कोच है उनके, ठीक है। तो आहार के हानिक प्रभाव, ठीक है, आहार के आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर तरल पदार्थ ही ले रही हैं, तो उससे उनका हानिक प्रभाव क्या पड़ेगा उनके शरीर पर, और संतुलित तरीके से आदर्श वजन बनाए रखने के उपाय हमारे को सुझाना है, ठीक है। सॉरी, आप लोग समझ में गए होंगे मैं क्या इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। देखो तो पहले हम बात करते हैं हानिकारक प्रभाव की बात करते हैं। पहला प्रभाव क्या पड़ेगा, आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण उनको होगा, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ तरल पदार्थ खाने से उनको वह जो पोषण तत्व है उनको मिलेगा नहीं, पूरा पोषण तत्व। सेकंड आप ले सकते हो, देखो इसका और मांसपेशी को नुकसान और कमजोरी हो सकती है, और क्योंकि शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशी के ऊतकों को तोड़ता है।
अब ठीक है, आपके देखो यहाँ पर क्या आएगा, मांसपेशी के नुकसान हो सकता है, कमजोरी हो सकता है, क्योंकि देखो अब वहां पर पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो वह क्या करेगा, शरीर मांसपेशी के ऊतकों को क्या करेगा, वह तोड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि आपके मम्मी पापा या बिहार से कहीं से हो, जैसे कि आप लोग ना कभी अपने मम्मी पापा सुना होगा, आप रात के समय पर खाना नहीं खाते हो ना, तो मम्मी पापा बोलते हैं ना, आपका ना एक चिड़िया, चिड़िया भर, चिड़िया भर या चिड़िया भर, चिड़िया जो चिड़िया जानते हो कितना छोटा सा होता है ना, चिड़िया एकदम चिड़िया आप जानते होगे, तो उतना मांसपेशी तुम्हारा कम हो जाएगा। अगर आप किसी दिन नहीं खाना खा के सोते हो तो उतना मांसपेशी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शरीर क्या करेगा, ऊर्जा लेगा, कहीं ना कहीं ऊर्जा करेगा, तो शरीर की मांसपेशी तोड़ देता है वो। ठीक है, तो यही चीज हो गया। अब तीसरा आप ये भी कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तीनों में से कोई दो को लिखना हो, दो याद कर लेना। ठीक है, हानिकारक को आप दो लिखना, और अगला संतुलित करने से, संतुलित तरीके से वजन बढ़ाने के बनाए रखने के उपाय। ठीक है, उपाय में सिर्फ और सिर्फ आप कितना लिखना, कितने नंबर का, 5 नंबर का है ना, तो 3 पॉइंट इसका याद कर लेना। मैंने टोटल कितने, 3 पॉइंट, तीन के 3 पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, तो पहला आपका है संतुलित आहार। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, अब हमारे को स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार हमारे को लेना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी, तो सभी खाद्य समूह, जैसे कि सभी खाद्य समूह, अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध उत्पादों, स्वास्थ्य वसा को शामिल करके संतुलित आहार लें। तो पहला स्वस्थ वजन बनाए के रखने के लिए संतुलित आहार उपाय है ये पहला। दूसरा उपाय है नियमित व्यायाम, स्वस्थ वजन बनाए रखने और चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर दिन कम से कम 30 मिनट का गतिविधि, शारीरिक गतिविधि करें। ठीक है, व्यायाम करें। नेक्स्ट आप लिखा पर्याप्त पानी पिए, शरीर को हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट रखने और पाचन में सहायता करने के लिए खूब पानी पिए। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि आप स्वस्थ वजन बना के रख सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही। कोई भी हानिकारक में से कोई भी दो याद लिखना। ठीक है, क्योंकि ये हमारे को 5 पॉइंट, 5 नंबर का 5 पॉइंट हमारे को लिखना आएगा। ठीक है, बस। और और भी ध्यान रखना, सही के सारे सारे पॉइंट सही से लिख करके आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा का है, इस वाले को मैं लास्ट में कराता हूँ, बाकी इससे पहले मैं जितने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 36, उच्च रक्तचाप के दो लक्षण हमारे को लिखने हैं, और उसके नियंत्रण हेतु दो आसनों के नाम लिखिए, आसन के नाम भी लिखना है, तथा उनमें से किसी एक की प्रक्रिया और लाभ हमारे को समझाना है। ठीक है, चलो करते हैं। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, पहला आपका सिर दर्द हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, या आपका नाक से खून आना हो गया, अधिक गुस्सा हो गया, कोई भी दो लिख लेना। ठीक है, कोई भी दो लिखना। अगला बात करते हैं आसन। दो आसन है, इसको हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला आपका शवासन, जैसे कि शवासन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी मर जाता हैगा, तो जैसे लेटा हुआ रहता है ना, उसी को हम शवासन कहते हैं। तो शवासन के साथ मैंने इमेज भी इसमें बनाया नहीं है, जोड़ा नहीं है, सॉरी। तो शवासन हो गया, एक सुखासन, सुखासन का मतलब क्या, ऐसे बैठना। ठीक है, सुखासन हो गया। तो हम किसका, हम दो आसन का नाम हमने लिख दिया, अब इसकी प्रक्रिया लिखते हैं हम। सब आसन की हम प्रक्रिया लिख रहे हैं। पहला हमारे को क्या करना है, पेट के बल लेट जाएं और आंखें बंद करना है, पहला ये चीज करना है। दूसरा करना है, हाथों को शरीर से थोड़ी दूर पर रखना है और हथेली ऊपर की ओर हो। ठीक है, मतलब कि शरीर से ना क्या, हाथों को शरीर से थोड़ी सी दूर पर रखना है, हथेली ऊपर की ओर, मतलब कि हथेली क्या आएगा, पेट के अंदर ही दबाना है। ठीक है, पेट के अंदर ही दबाना है, ऊपर की ओर ही रहना चाहिए। ठीक है, बस। अगला देखो, गहरी और धीमी सांस लेते हुए शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे ढीला छोड़े छोड़े और मन को शांत करें, और सभी विचारों को छोड़ दे। किसी भी दूसरे कोई सा भी किसी प्रकार का विचार विचार आ रहा है उसको छोड़ देना है, और आपका मन को शांत करना है। नेक्स्ट अब हमारे को उसका लाभ भी लिखना था, तो लाभ आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक लिख देना। तनाव और चिंता कम करना, कम होता हैगा, या आपका गहरी राहत मिलती है, और शरीर व मन को आराम मिलता है। कोई भी आप एक लिख देना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 37 है। देखो, सहन शक्ति के प्रकारों का उल्लेख कीजिए और हृदय संबंधित सहन शक्ति विकसित करने की किन्हीं विधियों विधियाएं समझाइए। ठीक है, सहन शक्ति के प्रकार क्या होते हैं वह हमारे को बताना है। सहन शक्ति आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोरेंस कहते हैं ये। सहन शक्ति मतलब होता है कि समझ लो, सहन शक्ति का मतलब ये होता है किसी भी काम करने की क्षमता। ठीक है, किसी भी काम करने की क्षमता। जैसे कि आप लोग क्या क्षमता, जैसे कि आप लोग थकान में हो, ठीक है, थकान होते हुए भी इसको हमको आप कर रहे हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम सहन शक्ति हम कहते हैं। ठीक है, आप थके हुए हो फिर भी आप उसको कर रहे हो। ठीक है, और ऐसे कर, जैसे कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, आप पूरी तरह से थक चुके हो, मगर पूरी तरह से थक जाने के बाद में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। वैसे काम का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। ठीक है, सहन शक्ति वह शक्ति होती है क्या, जिसके कारण आप ऐसे लिखोगे, सहन शक्ति वह शक्ति होता है जिसके कारण हम थक जाने पर भी
किसी कार्य को हम छोड़ते नहीं है, उसको करते रहते हैंगे, ठीक है, उसी को हम सहन शक्ति कहते हैं। ठीक है, और बस इसके लिए अब बाकी हृदय संबंधित, हृदय हमारे क्या रहा है उसके प्रकार मैं बताता हूँ। चलो इसको मैं आंसर बताता हूँ डायरेक्ट। देखो, तो सहन शक्ति के प्रकार के बारे में बात की जाए तो दो प्रकार होते हैं इसके। सामान्य सहन शक्ति के प्रकार का उल्लेख भी करना है हमारे को, ठीक है। तो सहन शक्ति पहला सामान्य सहन शक्ति और विशिष्ट सामान्य शक्ति, तो उसके बारे में पहले डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, सामान्य सहन शक्ति क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार की गतिविधि के कारण होने वाली थकान का विरोध करने की क्षमता है। ठीक है, सामान्य सहन शक्ति क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गतिविधि, जैसे कि कोई भी मान चलो कोई नॉर्मल व्यक्ति हैगा, ठीक है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति है तो हर प्रकार का कोई भी किसी नॉर्मल व्यक्ति हैगा तो वो विभिन्न प्रकार के वह क्या कर रहा है, गतिविधि करता हैगा, तो थकान का विरोध करने की क्षमता, सामान्य सहन शक्ति। अगला देखो, विशिष्ट सहन शक्ति, या खेल की विशिष्ट परिस्थिति में थकान के विरुद्ध खड़े होने की क्षमता है। ठीक है, अब विशिष्ट सहन शक्ति जैसे कि क्रिकेट, मान चलो आप क्रिकेट मैच देखते हो, ठीक है, तो क्रिकेट मैच के अंदर में क्या होता है, आप मान चलो विराट कोहली थक गया, विराट कोहली जो हैंगे वह थक गए, तो मान चलो फिर भी थक जाने के बाद भी वह क्या कर रहेंगे, वह खेल ले, धोनी जी आएंगे, ठीक है, तो धोनी सर आएंगे, धोनी सर क्या हो गए वहां पर, वह थक गए खेल खेलते हुए, तो अभी भी वह क्या कर रहे हैं, खड़े हैं पिच के अंदर में और बल्लेबाजी करे जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, इसको हम विशिष्ट सहन शक्ति हम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा। अब बात करते हैं इसके विधियां क्या है इसकी। आप देखो, इसके अंदर विधियां हमारे को दो तीन बेसिकली हमसे बोला नहीं गया कितना लिखना है, फिर भी आप कम से कम दो याद कर लेना, ठीक है, फिर भी आप दो याद कर लेना, सॉरी, तो दो दो तो, दो, हाँ, लिख करके आना तो जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, क्योंकि दो नंबर वहां से, क्योंकि दो नंबर इसको लिखोगे तो दो नंबर यहाँ से मिलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, और तीन कम से कम पॉइंट आपको, तीन उतना पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लिख देना, ठीक है, 3 पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा। तो तीनों, पहला आपका जो विधि आएगा जैसे कि हृदय संबंधित सहन शक्ति, मतलब हृदय क्या आएगा, हमारा हृदय की सहन शक्ति बढ़ाने के लिए इसको 3 विधियां होती है। पहला आपका होता है निरंतर प्रशिक्षण विधि, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। तो इस विधि में व्यक्ति लंबी अवधि तक माध्यम तीव्रता पर, ठीक है, ज्यादा तीव्रता पर नहीं, ज्यादा तेजी से नहीं, तीव्रता पर लगातार व्यायाम करता है, जैसे कि दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, ठीक है, तो निरंतर हो गया, लगातार उसका व्यायाम करते रहना, इससे सहन शक्ति आपका बिल्डअप होता है। नेक्स्ट आप लिखो अंतराल प्रशिक्षण विधि, अंतराल का मतलब आप समझ रहे होगे ब्रेक लेकर के, ठीक है, तो इसको इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। इस विधि में बार बार दौड़ के बीच धावकों को अंतराल दिया जाता है, और जिससे वह पूरी तरह से पुनः लाभ प्राप्त नहीं करते हैं, और इससे ना ब्रेक दिया जाता है, ब्रेक देने के बाद में ना उनको ना उतने समय का ब्रेक दिया जाता है जिससे कि ना पूरी तरह से उनका बॉडी ना रिलैक्स ना हो जाए, उनके अंदर पूरी तरह से ऊर्जा ना आ जाए, ठीक है, पूरी ऊर्जा ना आ जाए, ठीक है, तो उतना उनको ब्रेक दिया जाता है बस। ठीक है, तो जैसे कि मध्यम दूरी हो गया, मध्यम दूरी की दौड़, हॉकी या फुटबॉल, उनके अंदर में क्या आता है ना, उनको पूरी तरह से रिलैक्स नहीं दिया जाता, ठीक है। अगला देखो, तीसरा आपका आएगा पटलेख, ठीक है, सॉरी, पटलेख प्रशिक्षण विधि, पटलेख ट्रेनिंग मेथड, इसे इसे स्पीड प्ले, ठीक है, इसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी गति या तीव्रता को बदलता रहता है, कभी तीव्र गति हो गया, तीव्रता को क्या करता है, बदलते रहता है, कभी गति को कम कर लिया, ठीक है, कभी तीव्रता को कम कर लिया, कभी तेज कर लिया, तेज कम करते रहता है, ठीक है, तो ये निरंतर और अंतराल प्रशिक्षण का मिश्रण है, दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है ना, मतलब कि रोक कर कभी तेजी से करना शुरू कर दिया, कभी हमने रोक दिया, कम मीडियम में करने लग गए, तो ये सब दोनों ही शामिल है इसके अंदर में। तो ये 3 प्रकार की विधियां होती है, हृदय संबंधी विधियां हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपसे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमारा लास्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा पड़ा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो 35, गुरुत्वाकर्षण केंद्र की परिभाषा हमारे को दीजिए, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र की परिभाषा, खेलों में इसका महत्व समझाइए हमारे को। ठीक है, खेलों में गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र होता है उसको बहुत ज्यादा हेल्प हेल्प करता है, कैसे करता है आपको मैं समझाता हूँ। देखो, पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र का परिभाषा क्या है, समझो। तो परिभाषा आपका है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह है, वह बिंदु है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु होता है जहां किसी वस्तु का सारा भार केंद्रित माना जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या होता है, वह बिंदु होता है जिसकी, ठीक है, जहां किसी वस्तु का सारा भार केंद्रित माना जाता है। जैसे कि मैंने बोला, मेरे हाथ में क्या है, एक पेन है ये,
ठीक है, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये सब मैं लिखता हूँ ना, वह पेन है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जैसे कि मैं इसको ना क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको ना अपने हथेली पे रख लिया, हथेली पे रखा। हथेली पे रखने के बाद में मैं क्या करूँ, इसको ऐसे यूं खड़ा कर रहा हूँ। खड़ा तो वैसे होगा नहीं, मगर इसका सारा बल कहाँ पे लग रहा है आपको पता है, सारा बल का सारा बल यहाँ पे लग रहा है, इधर की साइड में लग रहा है। ठीक है, सारा का सारा बल कहाँ पे लग रहा है, इधर की साइड में लग रहा है। तो जैसे कि एग्जांपल है, सारा बल कहाँ पे लग रहा है, नीचे सरफेस पे लग रहा है। तो ये क्या कर रहा है ना, तो मतलब कि जैसे कि हमारा, जैसे कि आप बोलते हो, आप जैसे कि मैं एग्जांपल एक और देता हूँ, खड़े हो आप। ठीक है, सारे सारा बल कहाँ पर लग रहा है, आपका पैरों पे बल लग रहा है, जिसके कारण आप क्या क्या हो रहा है, आप खड़े हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु होता है जहां किसी वस्तु का सारा भार केंद्रित माना जाता है। तो हमारा सारा, हम कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका सारा भार किस पे केंद्रित रहेगा, पैरों पे केंद्रित है। ठीक है, जो पैरों के कारण वह क्या कर पा रहा है, वह संतुलन बना पा रहा है। अगर उसके पैर, जैसे कि मान के चलो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं उनको जैसे कि छोटे बच्चे, मान के चलो 1 साल का बच्चा है, कोई कोई बच्चे क्या होता है खड़े हो पाते हैं, 1 साल के बच्चे, कोई कोई बच्चे जो होते हैं खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर में क्या होता है ना, उनको ना अपने पैर अपने ना संतुलन नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से जैसे आप बड़े हो जाते हो तो आपको ना क्या होता है, बड़े हो जाते हो प्लस में एक्सरसाइज करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो उससे ना आपका ना जो संतुलन होता है ना आपका बढ़ने लग जाता है। तो बस सिंपल सी परिभाषा ये है। बाकी देखो, महत्व की बात करते हैं खेलों में, पहला आपका महत्व है इसका संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में सहायता करता है ये। ठीक है, खेल के अंदर में जैसे कि देखो, खिलाड़ी जितना अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को आधार, ठीक है, आधार के भीतर रखता है, मतलब कि बेस ऑफ सपोर्ट आधार के भीतर रखता है, ठीक है, उतनी अधिक संतुलित और स्थिर रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जिम्नास्टिक हो गया, योगा हो, कुश्ती हो गया। जैसे मान चलो योगा हो गया, जैसे कि आपने एक पैर पे खड़े होकर के आपने ऐसे वाला योगासन आपने देखा होगा। ठीक है, इस पे व्यक्ति क्या करता है, संतुलन बनाता है, क्या बनाता है, संतुलन और स्थिरता बनाता है। और उसका सारा सारा पूरे शरीर का भार किस पे होता है, उसके पैर पे टिका हुआ रहता है। ठीक है, पैर पे टिका हुआ रहता है। तो ये हमारा संतुलन स्थिरता बनाएगा। और इससे पता क्या होता है, इससे ना व्यक्ति ना अपने गुरुत्वाकर्षण बिंदु पर, अपने गुरुत्वाकर्षण बिंदु क्या है, इसको गुरुत्वाकर्षण बिंदु पैर, पैर का जो है पैर, उस पर पूरा का पूरा पूरा का उस बिंदु पर पूरा फोकस करता है, जिससे के कारण उसका पूरा शरीर का भार क्या होता है, उस पर पैर पर केंद्रित होता है। तो संतुलन स्थिरता बनाए रखने के लिए अगला देखो हमारा आएगा, सिर्फ समझना, वैल्यू बातों को समझना। ठीक है, अगला देखा, तेज और प्रभावी गति उत्पन्न करने में मदद करता है। तेज और प्रभावी गति कम या उपयुक्त स्थान पर, ठीक है, कम स्थान पर, जैसे कि आपका फुटबॉल खेला जा रहा है। ठीक है, एक फुटबॉल प्लेयर को क्या करा करा सबने, सभी प्लेयरों ने घेर लिया, और उस वाले फुटबॉल प्लेयर के पास में क्या है, बॉल है। तो वो क्या करेगा, अपने जो संतोष के पास में गुरुत्वाकर्षण गति है, अपना क्या बिंदु है, तो उससे क्या करेगा, वह एक ऐसी किक मारेगा जिससे ना कि वह अपने दूसरा प्लेयर है ना उसके पास में चला जाएगा। वह क्या चला जाएगा, उसके पास में गेंद चला जाएगा, फुटबॉल चला जाएगा। ठीक है, तो फुटबॉल कैसे चला गया, उसने उसको पता है कि मैं कितने तेजी कहाँ पे मारूंगा, कैसे मैं अपना संतुलन बनाऊंगा। ठीक है, जिससे कि ना वह क्या, और कितना तेज मैं मारूंगा। ठीक है, मैं कितना तेज मारूंगा कि मैं दूसरा अपने जो अपने साथी के पास में अपना बॉल फेंक सकूं। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, वो गिर जाने के कारण भी वह क्या करते आएंगे, बॉल को साइड से मार के, कैसे न कैसे साइड से मार करके, अपनी गति को तेज करके, साइड से मार के संतुलन बना करके वह फेंक देते हैं। तो कम वह उपयुक्त स्थान पर स्थित गुरुत्वाकर्षण केंद्र से धावक जो हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, धावक या फुटबॉल खिलाड़ी तेजी और दिशा परिवर्तन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, तकनीक और कौशल में सुधार। ऊंची कूद हो गया, आपको अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर ऊंची कूद कैसे लोगे, पैरों के सारे लोगे, पैरों पे आपका पूरा फोकस बन गया। ठीक है, तो आप ऊंची कूद ले सकते हो, लंबी दूरी लंबी कूद हो गया, गोला फेंकना हो गया, भाला फेंकना हो गया। जैसे खेलों में सही समय पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नियंत्रित रखना प्रदर्शन को बढ़ाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या आएगा, बस एक ध्यान रख लो, जिसके कारण आप किसी भी वस्तु को, भाला फेंक हो गया, ऐसे पकड़ते हैंगे। अब हमारे के सारे सारा भार किस पे रहता है, हमारे हाथों पे। ये हाथों की 2 उंगली है ना, उस पे सारे सारे मेरे शरीर का, जैसे कि इस वस्तु का भार में सारे सारे हाथों पर है। और अब मैं अपना सारे पूरे शरीर का ताकत, पूरे शरीर की ऊर्जा मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ पे दे रहा हूँ। भारत भाला फेंक वाले में यही होता है, नीरज चोपड़ा जो हैंगे, सारा सारा अपने पावर को हाथ पे दे देते हैं, जिसके कारण वे लंबी दूरी तक फेंक पाते हैं। तो अपने जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो बल हैगा, ठीक है, तो उन पे वह क्या करते हैं, फोकस करते हैं हाथ पे। गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या आपका, इसमें हाथ है आपका, उस पर पूरा फोकस करते हैं। बस तकनीक और कौशल में उससे सुधार होता है। तो ये सब इसका महत्व है शरीर के अपने खेलों के अंदर में। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा सारे सारे क्वेश्चन। आज की इस क्लास के अंदर में हमने सारे सारे 3 मार्क्स हो गया, और सॉरी 4 मार्क्स और 5 मार्क्स सारे कंप्लीट कर लिए।
फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट कुछ भी हो गया बच गया हो आपका तो कमेंट्स में पूछ लेना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बस आज की इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। आपसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, ठीक है, इंफॉर्मेटिव लगा, आपको इस वाली वीडियो से हेल्प मिला तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। हो सके तो शेयर कमेंट भी कर जरूर कर देना, रेड हार्ट कमेंट भी कर देना। देखो अब हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर हमारा दूसरा सेट जो है हमारा दूसरा वह हमारा कंप्लीट हो गया। सेट 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, लास्ट सेट हमारा बचा पड़ा आएगा, उसको हम जल्दी से कंप्लीट आगे आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट कर लेना। ठीक है, और आपको पता होगा जैसे कि मैं फिजिकल एजुकेशन के साथ में आपको मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है आपका, ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का आपको प्री बोर्ड का वीडियो चाहिए, प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड एग्जाम का चाहिए तो हमारी वीडियो को देख लेना, आपको मिल जाएगा। और अपनी तैयारी जो आएगा टारगेट जो आपका था 70 में से 70 मार्क्स पूरा अचीव करने का, 70 में से 70 बोल सकते हो, 100 में से 100 बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज है। तो आपके पूरा पक्का हो जाएगा। आपको मैं बोल रखा हूँ 3 से 4 सेट पेपर कराऊंगा, उसमें से 95% आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 70 में से 70 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। आपको चाहिए मार्क्स चाहिए तो हमारी वीडियो को देखो शुरू से एंड तक, अच्छी तरह से अपना लिख लिख के क्वेश्चन का। और एक और चीज और, वीडियो देखने के बाद में क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो लिख लिख करके, डेफिनेटली मैं लिख करके देता हूँ, आपके 70 में से 70 मार्क्स कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, आप सभी स्टूडेंट के साथ में हम मिलते रहेंगे इसी तरह से। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे स्टूडेंट को मैं सबसे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे स्टूडेंट ने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा, और प्यार सपोर्ट बनाए रखो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।